सभी व्यूवर्स का स्वागत है और आज के वीडियो का जो टॉपिक है G7 है। और चर्चा इसलिए कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी में हैं। आज उन्होंने भारतीयों को वहां पर संबोधित भी किया है और इसके अलावा उनका बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के निमंत्रण पर वो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको 26 और 27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। तो प्रश्न उठता है G7 क्या है, और ये अभी लाइमलाइट में है, चर्चा के केंद्र बिंदु में है G7 के बारे में जानना। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज का ये निमंत्रण है। आपको बता दें, भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को बुलावा आया है, इनविटेशन है जर्मनी के चांसलर की ओर से, जो कि G7 के बैठक को होस्ट कर रहे हैं। और उन्हीं के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री आज की तारीख में जर्मनी में हैं, क्योंकि 26 और 27 जून को शिखर सम्मेलन हो रहा है G7 का। आपको मैं बता दूं, जो G7 है वो दुनिया के 7 सबसे अमीर देश, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के समूह है। और इस समूह की वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जर्मनी है। और जर्मनी जो अध्यक्ष है G7 का, वो अपने अध्यक्ष होने के नाते भारत को आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मेजबान जर्मनी ने भारत के अलावा केवल भारत को ही नहीं, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है बैठक में भाग लेने के लिए। यह जानना जरूरी है G7 के बारे में। दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का एक ग्रुप है, मोस्ट रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इस समूह में है कौन कौन? तो ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये 7 कंट्री हो गए। भारत के विदेश सचिव ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हो रहा है और इसमें अन्य लोग भी आए हैं। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित अन्य शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। तो जानिए G7 के बारे में। कब इसका गठन हुआ? तो G7 एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर सरकारी संगठन है और इसका गठन हुआ 1975 में, यानी कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान इसका गठन हुआ। और लगभग आप ये मान के चलें कि 25 और 22 लगभग 47 ईयर इसका हो चुका है। वैश्विक आर्थिक शासन यानी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और ऊर्जा नीति, एनर्जी पॉलिसी, इस तरह से जो कॉमन इंटरेस्ट का इश्यूज है उस पर चर्चा करने के लिए इसकी वार्षिक बैठक यानी एनुअल समिट होती है G7 का। यही है ग्रुप ऑफ 7 यानी G7। G7 जैसा मैंने बताया 7 कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। सभी G7 देश जो हैं, जो ये 7 कंट्रीज का नाम है, और भारत G20 का भी मेंबर है। ये समझना होगा कि ये सभी लोग G20 का मेंबर है। G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, नॉन बाइंडिंग होता है, यानी कि कोई माने या ना माने, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिचेस्ट कंट्री है। G7 नेताओं के यूक्रेन संकट पर इस बार चर्चा करने की संभावना है। मोस्ट रिचेस्ट कंट्री हैं, यूक्रेन का संकट अभी चल रहा है और इसलिए ये लाइमलाइट में ये इशू होगा। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दे दिया है यूक्रेन के संकट ने। इसलिए यूक्रेन संकट पर जोरदार बहस और खासकर भारत के स्टैंड की भी चर्चा हो सकती है। मोदी जी ने अपनी यात्रा से पहले एक बात कही थी
कि शिखर सम्मेलन के सत्रों के दौरान मैं पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे सामयिक मुद्दों पर G7 काउंटी G7 भागीदार देशों और अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचारों का आदान प्रदान करूंगा। यानी भारत का एजेंडा क्लियर है। भारत इन्वायरमेंट को ले रहा है, इनर्जी को ले रहा है, क्लाइमेट को ले रहा है, फूड सिक्योरिटी की बात करेगा, हेल्थ है, टेररिज्म है, और जेंडर इक्वलिटी है और डेमोक्रेसी। ये सब मुद्दा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए भारत चाहता है कि जो G7 के कंट्री हैं, जो G7 के अतिथि कंट्री हैं और जो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो वहां पर आएंगे उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। भारत का एजेंडा बहुत क्लियर है। एक विश्व परियोजना के लिए बेहतर निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? तो चीन के $1 ट्रिलियन की जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है उसके साथ एक प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है। एक विश्व परियोजना G7 बनाना चाहता है जिसकी छोटे देशों पर असहनीय ऋण भार के चलते उन्हें परेशान करने के कारण व्यापक आलोचना की गई है। जो चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है BRI, लेकिन 2013 में लॉन्च होने के बाद से इसमें G7 सदस्य इटली भी शामिल है। तो ये चर्चा की बात हो रही है क्योंकि इटली BRI का हिस्सा है और BRI ने अनेक देशों को BRI के कारण वो ऋण भार में चले गए हैं। आप श्रीलंका का उदाहरण देख रहे होंगे, बांग्लादेश, नेपाल, जिसने भी चीन के साथ साझेदारी की, ऋण लिया, आज उनकी इकोनॉमी लगभग कोलैप्स की स्थिति में है। और चीन का यही उद्देश्य ही रहा है कि ऋण दो और फिर आर्थिक गुलामी थोप दो। इस बात पर चर्चा होगी कि एक विश्व परियोजना का बेहतर निर्माण कैसे करें और BRI को कैसे चैलेंज किया जा सके। डेमोक्रेसी 11 ये भी G7 के एजेंडा में है। खुला समाज कैसे बढ़े, ओपन सोसाइटी, ये डेमोक्रेसी 11 पर ये लोग साइन किया है G7 के लोगों ने, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु मूल्यों की पुष्टि करता है, वैल्यू को इंडोर्स करता है और उन्हें प्रमोट करता है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है और लोगों को भय एवं दमन से मुक्त रहने में मदद करता है। एक तरह से ये जो लोग साइन किए हैं उसको डेमोक्रेसी 11 का नाम दिया गया है, खुले समाज को लेकर। डेमोक्रेसी 11 क्यों? जो सामंत सत्तावाद, अथॉरिटेरियनिज्म जो बढ़ रहा है, चुनावी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक जबरदस्ती, सूचनाओं में हेराफेरी, दुष्प्रचार, ऑनलाइन नुकसान और साइबर हमले, राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद जैसे स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और यही डेमोक्रेसी चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो जाए। इसलिए यह एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है G7 और प्लस और कंट्रीज का, डेमोक्रेसी 11, जो इन समस्याओं के समाधान पर फोकस करता है अपने बैठक में। इसके अलावा पूर्व में कार्बिज बे घोषणा जारी हुई है। कार्बिज बे, G7 ने कार्बिज बे घोषणा पर साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में जो पैंडेमिक है, महामारी है, उसको रोकना है। G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। ये 2021 में हुआ था। 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य था। इसके लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता थी। यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करने का ये लक्ष्य रखा था। तो कार्बिज बे घोषणा भी पूछा जाता है परीक्षा में, क्या है? महामारी को चैलेंज करना, महामारी को रोकना। और ये G7 का घोषणा पत्र था, 2021 में आया था। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हर बैठक का इंपॉर्टेंट एजेंडा है। एज सच G7 में भी ये बात आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन, यानी जो कार्बन इमिशन है, उसमें कटौती करने में मदद किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है ना। टेक्नोलॉजी कॉस्टली के कारण पैसे की जरूरत है। इसलिए प्रति वर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिदेय व्यय प्रतिज्ञा को पूरा करने हेतु योगदान को बढ़ाने की बात कही गई थी 2021 में। 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और सुधार करने का भी प्रतिबद्धता है।
2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का भी लक्ष्य G7 कंट्रीज का है। इस बातों पर भी होगी। और ये G7 कंट्रीज का आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 है और इंपॉर्टेंट लक्ष्य है और इसमें भाग लेना भी बहुत बड़ी बात है। भारत की जिस तरह से वैश्विक पहचान है, और अगर आज आपने नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को सुना होगा टीवी पर जब वो एड्रेस कर रहे हैं जर्मनी में भारतीयों को, तो उन्होंने बताया कि आज का भारत कैसा है। उन्होंने बताया कि आज का भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है और न केवल स्वयं के लिए पूरे विश्व के लिए एक तरह से भागीदारी बराबर का पार्टनर बन चुका है। चाहे वो स्टार्टअप का मामला हो, टेलीकम्युनिकेशन का, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का मामला हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो, हर जगह भारत एक हब के रूप में है और भारत विश्व के साथ कदम कदम आगे बढ़ रहा है। और G7 भारत की इस इंपॉर्टेंस को समझता है और इसलिए G7 का जो सम्मेलन हो रहा है जर्मनी में, और जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने भारत को इनवाइट किया है, क्योंकि भारत को अब कोई भी डिनाउंस नहीं कर सकता, भारत को कोई भी कमतर नहीं आंका जा सकता। यूक्रेन संकट ने दिखाया कि तमाम दबाव, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे यूरोपियन देशों का हो, भारत टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि एक मित्रता रूस के साथ है और भारत का फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर है कि मित्रता भारत चंद चीजों के चलते नहीं छोड़ता। भारत चाहता है कि यूक्रेन संकट का समाधान हो, लेकिन भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रहित है और फॉरेन पॉलिसी राष्ट्रहित से चलती है, दबाव में नहीं चलती। और भारत का जो विदेश नीति है वो एक खुला और एक तरह से इंडिया ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी है। इसलिए भारत हमेशा कहता है कि पहले भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, इसी को डिसाइड करके भारत रूस यूक्रेन में अपना एक तटस्थ पॉलिसी अपनाए हुए है। भले ही अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों का दबाव भारत पर हो, लेकिन भारत ने उसको कभी महसूस नहीं किया। यूरोपीय देश जानते हैं कि भारत की भागीदारी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसलिए G7 कंट्रीज में भारत को इनवाइट किया गया है। देखना होगा G7 किस तरह के डिक्लेरेशन को जारी करता है और भारत के साथ उसका पार्टनरशिप किस तरह से आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।